हे गाइस, डिमांड चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था। उसकी सफलता के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सप्लाई लेक्चर, विच इज एप्लीकेबल टू सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन एंड बीकॉम स्टूडेंट एंड 11th स्टूडेंट आल्सो कैन, which is applicable this chapter. So we are starting today our chapter supply. आइए दोस्तों, सप्लाई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब क्या होता है कि कोई कस्टमर किसी से मतलब मान लीजिए मैं कोई कस्टमर हूँ, मैं दुकानदार के पास जाता हूँ कि बोलता हूँ कि मुझे, मान लीजिए चल एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कॉलगेट दे दीजिए या मुझे कॉलगेट टूथपेस्ट दे दीजिए। तो जब मैंने दुकानदार से ये लाइन बोली कि अंकल जी मुझे टूथपेस्ट दे दीजिए कॉलगेट का, तो मैंने क्या क्या डिमांड करी। और जब उसने दुकान से सामान जो उसकी पॉलिथीन रखा हुआ था उसने मुझे दे दिया, तो उसने मुझे सप्लाई कर दिया। तो यही हमें समझना है, सप्लाई जो है वो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से है और डिमांड जो है वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से है। मैंने कहा अंकल जी मुझे कॉलगेट का टूथपेस्ट दे दीजिए, तो कस्टमर ने कहा कि अंकल जी मुझे टूथपेस्ट दे दीजिए कॉलगेट का, तो वो मेरा होता है डिमांड। लेकिन जब वो अपने टूथपेस्ट मुझे देगा दुकानदार, तो उसके लिए, दुकानदार के लिए वो सप्लाई होगा। तो सप्लाई एप्लीकेबल होता है प्रोड्यूसर, या बोल सकते हो आप दुकानदार। सप्लाई का मतलब सामान को देना या सप्लाई करना। अब हम पढ़ेंगे। तो गाइस देखना, दुकानदार कब चाहेगा, वो सामान को बेचना कब चाहेगा? जब उसको अच्छी से अच्छी कीमत मिलेगी सामान की, यानी जब सामान के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो सप्लाई ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ती है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच, यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जब भी, आप समझिए, दुकानदार तो मुनाफा कमाना चाहेगा, और दुकानदार तब मुनाफा कमाना चाहेगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा सामान मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस समय प्याज के दाम बढ़ चुके हैं और दुकानदारों को जो दुकानदार है उनको मुनाफा हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पुराने स्टॉक जो है उसको भी निकालने पर लगे पड़े हैं। जो 25 रुपए का प्याज था, आज वो 50 65 का बेच रहे हैं। तो कितना मुनाफा हो रहा है देखिए। ऐसा तो खैर हर साल होता है। तो कहने का मतलब, सिंपल से, हमें ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें केवल अपने चैप्टर को समझना एग्जाम्पल के थ्रू, बस मेरा ये पर्पस है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है दोस्तों कि जब जब सामान महंगा होगा, यानी प्राइस बढ़ेगा सामान का, तब तब जो दुकानदार है ज्यादा सामान बेचना चाहेगा। यानी प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई और प्राइस के बीच में। जब जब प्राइस बढ़ेगा सामान का, तब तब सप्लाई जो है बढ़ेगी, यानी दुकानदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचना चाहेगा। आइए हम पढ़ते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल सा है। सप्लाई का मतलब, मान लीजिए मेरे एग्जांपल में मैंने कहा अंकल जी मुझे एक टूथपेस्ट दे दीजिए, तो उसके पास कॉलगेट के बहुत सारे पड़े थे, उसमें से एक उसने मुझे निकाल कर दे दिया। दुकान पर रखे हुए सामानों में से एक सामान जब मैं कस्टमर को बेचता हूँ, तो कस्टमर को जो एक सामान निकाल कर बेचता हूँ वो मेरा कहता है सप्लाई ऑफ, वो मेरा क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन पूरा सामान जो दुकान पे रखा हुआ है, यानी कॉलगेट के टूथपेस्ट के पूरे जो सामान है, वो मेरा कहता है स्टॉक ऑफ द गुड्स। Supply means sum of the part of the stock of the goods which is prepared by seller to sell at a particular price at a particular market in the particular period of time. Simple है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जब उसके पास इतने सारे जो उसकी ड्रॉर थी उसमें इतने सारे कॉलगेट का रखा था, तो ये स्टॉक कहलाता है। उसमें से एक पार्ट उसने मुझे निकाल कर दे दिया, तो वो सप्लाई कहलाता है। लॉ ऑफ सप्लाई मैंने बोल दिया कि सप्लाई का जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। It explains the functional relationship between price of the good and supply of the goods when all the things remain constant। सारी चीजों में अनचेंज्ड है, प्राइस में केवल चेंज हो, जब प्राइस राइजेस यानी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। मैंने कहा था ना, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो गई। If the price falls, supply will also decrease. It means there is a distinct या direct proportional relationship between price and supply। सप्लाई शेड्यूल मतलब कि इतना प्राइस था तो इतनी सप्लाई हुई, फिर अगर प्राइस बढ़ा तो कितनी सप्लाई हुई, या प्राइस कम हुआ तो कितनी सप्लाई पर फर्क पड़ा। जब इसको हम मतलब कुछ नंबर्स में देखते हैं, और नंबर को हम एक क्या नाम है उसका, एक मतलब टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, कितने रो कितनी कॉलम इसमें दिखाते हैं, तो इसको हम शेड्यूल कहते हैं। किसी एक व्यक्ति का डाटा दिखाते हैं, प्राइस और सप्लाई का डेटा दिखाते हैं, तो वो कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। लेकिन हम उस मार्केट में पाए जाने वाले बहुत सारे लोगों का जब हम टेबुलर फॉर्म दिखाते हैं एग्रीगेट करके, तो वो मेरा कहलाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, दे आर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जब हम मतलब सप्लाई और प्राइस के अगर हम टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। लेकिन जब हम मार्केट में पाए जाने बहुत सारे जो कस्टमर्स है, अगर उनका हम डेटा, उनका सप्लायर का अगर हम डेटा देखते हैं, तो उसको हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं।
individual supply schedule. It shows the various quantities of the goods that are supplied by an individual producer at a various level of prices in the market. प्राइस मान लीजिए बढ़ गया 1000 से 1500, 1500 से 2000 और 2000 से 2500, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 55 और 55 से 90। तो इस इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल यानी एक्स नाम के एक इंडिविजुअल सप्लायर की ये कहानी है, तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब देखना सप्लाई कर्व कैसे बनता है। सप्लाई कर्व जो होता है ना अपवर्ड बनता है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। देखना प्राइस बढ़े 20 से 40 से 60 जो भी ये प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपका जो कर्व है इस तरीके से जा रहा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल। It shows the various quantities of the goods that are supplied by various producers seller at various levels of price in the market. When we add the supply of all seller, then total supply or market supply can be added. मतलब जितने भी मार्केट में जितने भी सप्लायर है सबकी सप्लाई को हम ऐड कर दें तो तो हमारा वो जो है वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकल जाएगा, है ना। Whether the individual supply curve or market supply curve upward from left to right as there is a direct proportional relationship between price and supply. अब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी एक्सेप्शन है। एग्रीकल्चर गुड्स में क्या होता है कि क्या नाम उसका, जैसे जैसे इसके प्राइस बढ़ेंगे इसकी डिमांड सप्लाई जो है कम हो जाएगी। रेयर गुड्स में भी सेम ऐसे होता है, प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई कम होगी, और अगर प्राइस कम हुए तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेबर के केस में भी होता है, प्राइस बढ़े तो सप्लाई कम, प्राइस घटे तो सप्लाई बढ़ेगी। चेंज इन सप्लाई में दो केसेस होते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो पहले एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। When all other things remain constant, if there is a change in the price that leads to change in the supply, the changes in supply are called extension and contraction of the supply. When the price of is increased, the supply will extend it. When the price is decreased, the supply will be contracted. To explain the extension and contraction of supply is single number is enough. Simple सा है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलते हैं कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है केवल प्राइस की वजह से होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सिंपल सा यहाँ समझना। मान लीजिए ये था मेरा, ये मेरा सप्लाई कर्व था। अब मान लीजिए जैसे ये प्राइस है, प्राइस बढ़े तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अब आपका सप्लाई कर्व हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सटेंशन हो गया। मान लीजिए यहीं पर इसी एग्जांपल में ले लूं, मान लीजिए प्राइस कम हो गए और आपका सप्लाई भी अब कम हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ी एक्सटेंशन, प्राइस कम हुए आपका सप्लाई कम हुई कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। प्राइस के कारण, यानी अदर थिंग्स जो है कांस्टेंट है। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदर थिंग्स के कारण होगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मान लीजिए ये हमारा सप्लाई कर्व था, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज समझते हैं हम। मान लीजिए मेरा सप्लाई कर्व था, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, when the price is constant, if there is a change in any of the determinant that lead to change in the supply, these changes are called increase or decrease in supply. To explain the increase and decrease of the supply, a single supply curve is not enough. It means new supply curve are formed. When the supply is also increased, the new supply curve is formed. Simple से कह रहा है कि when the price is constant, when the price is constant, when the price is constant, if there is a change in any one of the determinant, अगर प्राइस के कारण मान लीजिए आपकी सप्लाई बढ़ती है कम होती है, प्राइस के कारण अगर उस पर इफेक्ट पड़ता है तो मेरा इंक्रीज और डिक्रीज कहलाता है, ठीक है ना। इसके लिए हमें जो सिंगल सप्लाई कर्व ना वो नहीं दिखना होता, इसके लिए हमें
जो मार्केट का सप्लाई कर्व है वो देखना होता है। आप समझते हैं, मान लीजिए ये मेरा प्राइस हो गया, मान लीजिए ये मेरा सप्लाई और ये मेरा प्राइस और ये मेरा सप्लाई कर्व जी, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए मेरा था प्राइस, मेरा मान लीजिए कांस्टेंट है। और मान लीजिए अगर मेरी क्या नाम है उसका, अगर मान लीजिए मेरा सप्लाई जो है कम होती है, तो ये इस तरफ आ जाएगा सप्लाई कर्व आपका। और अगर मान लीजिए मेरी सप्लाई बढ़ती है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम आगे इसका, अब जो है ना स्टार्टिंग में क्या नाम इसका, अब अगला जो कुछ पॉइंट्स है ना, अगला कुछ पॉइंट्स है ना, ये क्या नाम, अगला जो कुछ पॉइंट्स है वो ये वाला, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ना, सप्लाई जो सप्लाई फंक्शन है उसके कंपोनेंट को देख लेते हैं हम। सप्लाई फंक्शन के जो कंपोनेंट है उसको एक बार हम देख लेते हैं। The supply function explains the relationship between the supply and the factor that determine the supply. This can be explained with the equation कि ये सप्लाई का मेरा इक्वेशन है, ये मेरा फंक्शन है, पी एक्स प्राइस हो गया, टी जीपी। अब हम इनको एक करके देखते हैं, हम आगे आइए। एस एक्स सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स, पी आई का मतलब प्राइस ऑफ इनपुट या फैक्टर्स, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और डब्ल्यू का मतलब वेदर कंडीशन, जीपी मतलब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होंगी। Price of the goods. Price of the goods is main determinant of supply. Producer supply more goods if prices are high. जितने भी prices अगर बढ़ेंगे तो आपको पता है कि सप्लाई बढ़ेगी, नहीं प्रोड्यूसर जो अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचेगा। They supply the fewer goods when the prices are low. Goal of the firm. Firm may try to work on various goals, for example profit maximization, sales maximization, employment, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। If the objective is to maximize profit, then higher the profit from the sale of a commodity, the higher will be the quantity supplied by firm and vice versa. Inputs prices. The producer supply more, the input prices are low. That is the lower cost of production at higher input prices is सिंपल से मतलब कि इनपुट प्राइस यानी जो वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो वो चाहता है कि रॉ मटेरियल की जो प्राइस है ना उसको कम से कम उनकी कॉस्ट पड़े, रॉ मटेरियल की प्राइस की कीमत कम से कम पड़े। New technology generally help to save input and reduce cost and time to produce the output, and improve technology enhances the supply of goods. यानी अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा सामान को बनाओगे, सामान को बनाने में कॉस्ट कम आएगी और सामान को आप ज्यादा से ज्यादा बना भी सकते हो। यानी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो ऑटोमेटिक आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी और जो टैक्सेस और सब्सिडीज हैं वो क्या कहते हैं, हायर टैक्सेस ऑन गुड डिस्करेज प्रोड्यूस एंड सप्लाई ना। सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी तो क्या नाम है उसका, तो मतलब कि सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी लिखा हुआ है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सही बात है, जब सामान महंगा हो जाएगा तो लोग मतलब, इसलिए सप्लायर जो चाहता है कि टैक्स कम लगे, टैक्स ज्यादा लगता है तो वो अनेबल होता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है तो वो बना नहीं पाता इतनी ज्यादा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सिंपल से अगर लग रहा है उनको कि क्या नाम है उसका कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ेंगे, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो अभी सप्लाई कम कर देंगे, फ्यूचर में सप्लाई ज्यादा करेंगे वो। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी पर भी फर्क पड़ता है। यूजुअली एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी whose prices are not less relatively less attractive, thus expect that the things remain the same, we the supply of one commodity falls to price of other goods rises। सिंपल सा मतलब है, अगर मान लीजिए जिसके कमोडिटी के प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे तो हम उसकी सप्लाई ज्यादा करेंगे, इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। Number of firms in the market. Since the market supplies some of the supplier met by individual firms, and the supply varies with the changes in the number of firms in the market, or decrease in the number of firms reduces the supply। यानी अगर जितने जितने मान लीजिए अगर दुकान अगर एक मार्केट में जितने ज्यादा सप्लायर आएंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। वही है नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट, कितने कितने बंदे नए आ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर बंदे कम हो रहे हैं तो सप्लाई जो है वो घटेगी। Natural factors. Supply of good depend upon the favorable weather condition like drought, यानी ये फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, एक्सट्रीम वेदर हो गया, ये कीड़े मकोड़े हो गए, डिसीज हो गया, डिस्टर्ब क्रॉप प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, दिस विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फूड्स। यानी अगर अच्छा मौसम रहा तो सप्लाई ज्यादा होगी, और मान लीजिए वेदर आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, ओले गिर गए, अगर वेदर के कारण अगर होता है तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है ना।
उसके बाद हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम है डिमांड का, अगर आप चैप्टर अगर अगर ध्यान से देख लेंगे तो मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा इन डेप्थ इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो लगभग सेम है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ऑलमोस्ट भी सेम है, क्या नाम है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी डिमांड, इसलिए हम लोग ज्यादा डिमांड चैप्टर पर फोकस करते हैं कि अगर किसी ने डिमांड को समझ लिया तो वो क्या कर लेगा, सप्लाई को भी इजीली समझ लेगा। आइए दोस्तों हम इलास्टिसिटी ऑफ क्या नाम है, इलास्टिसिटी सप्लाई पर हम पॉइंट पर आते हैं। इट शोज द न्यू रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन चेंज इन द सप्लाई एंड प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस। सिंपल सा बात है कि सप्लाई में कितना फर्क पड़ा है डिवाइड बाय प्राइस में कितना फर्क पड़ा है। मान लीजिए आपका प्राइस और सप्लाई आपका बढ़ा तो सप्लाई जो थी आपकी और बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि कितने चेंज आया, 10 का चेंज आ गया सप्लाई में। आप देख रहे हैं सप्लाई में 10 का चेंज आया 20 से 30, और कितना आ गया 10 का चेंज प्राइस में आया, तो आपकी काटे तो एक हो जाएगा, और एक हमारा हमेशा यूनिट इलास्टिक रहता है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल सा चेंज इन सप्लाई डिवाइड में चेंज इन प्राइस, ये मेरा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि सप्लाई में कितना चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्टिव में प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो चेंज इन सप्लाई डिमांड में चेंज इन प्राइस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई यानी प्राइस बढ़े या कम हो, अगर सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटिव है, तो वो मेरा कहलाता है प्राइस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है, इफ देयर इज अ चेंज इन सप्लाई इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इट मींस द सप्लाई में बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस। प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई बढ़ रही है घट रही है, कोई प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हियर द वैल्यू ऑफ ईपी इज इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी होती है। perfectly inelastic supply यानी जीरो, when the price is change if there is a no change in supply यानी सप्लाई जीरो है, सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेरा क्या रहता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी क्या नाम है उसका, इफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन सप्लाई इज मोर, यानी सप्लाई में चेंज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, सप्लाई में चेंज ज्यादा हो रहा है और प्राइस में चेंज कम हो रहा है, तो वो मेरा कहता है इलास्टिक इलास्टिक। और इसका उल्टा हो जाता है, अगर सप्लाई में कम इफेक्ट पड़ रहा है और प्राइस में ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो मेरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहलाता है। और अगर दोनों में बराबर के चेंज हो रहे हैं तो वो मेरे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहलाता है। एक बार देखते हैं दोस्तों क्या पढ़ा भी हमने ना सप्लाई में। हमने देखा था कि सप्लाई जो है ना, हम जो सामान को सप्लाई कर रहा है यानी लोगों को बेच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इसको ही सप्लाई कहते हैं। और हम ये देखा जाता है कि ये अजम्पशन होती है कि सप्लायर जो है अपना सामान तब बनाता है जब उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी प्राइस जितने बढ़ेंगे सप्लाई उतनी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे गुड्स के, प्राइस बढ़ेंगे गुड्स के, तो वैसा वैसा हमारा क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। ये हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सप्लाई। और उसके बाद जो हमारा शेड्यूल है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब हम किसी एक व्यक्ति के प्राइस चेंज होने से उसकी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ता है, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं, तो उसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलता है। उसके जो प्राइस के जो प्राइस की जो भी वेरिएंट है, सप्लाई के जो भी वेरिएंट है वो हम देखते हैं, उसको जब हम एक टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और जब इसको हम एक एज अ ग्रुप दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, मतलब मार्केट में पाए जाने वाले सभी सप्लायर के हम प्राइस को और उसकी सप्लाई को टोटल कर देते हैं, तो वो होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और अगर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में किसी एक इंडिविजुअल सप्लायर की अगर हम प्राइस और क्वांटिटी के बारे में देखते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब प्राइस कांस्टेंट रहे, प्राइस में कोई चेंज ना हो, और सप्लाई अगर मान लीजिए मेरी बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है तो मेरा एक्सटेंशन कहलाएगा। और अगर प्राइस में चेंज ना होने के कारण, है ना, अगर सप्लाई मेरी कम होती है तो उसको मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि अदर थिंग जो है कांस्टेंट रहे, प्राइस बढ़ने या कम होने से, मान लीजिए अगर मेरा सप्लाई अगर बढ़ती है तो मेरा एक्सटेंशन कहलाएगा, और अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अगर मेरा प्राइस बढ़ने या कम होने से अगर मान लीजिए मेरी जो सप्लाई है वो गिरती है तो वो क्या कहलाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्शन कहलाया जाएगा। और इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि मेरा
इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि अगर प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर के कारण अगर मेरी सप्लाई बढ़ती है तो इंक्रीज, और प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर के कारण मेरी अगर सप्लाई जो डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज होना। उसके बाद हमारे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि सप्लाई फंक्शन, प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगी सप्लाई बढ़ेगी। गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, सप्लाई को बढ़ाना है, लोगों की भलाई करना है, वो भी डिपेंड करता है काफी हद तक। इनपुट प्राइजेस, द प्रोड्यूसर सप्लाई मोर द इनपुट प्राइस आर लो, यानी अगर इनपुट की कॉस्ट कम पड़ेगी तो सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यार आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो आप धड़ाधड़ सप्लाई ज्यादा करोगे। टेक्नोलॉजी जितनी इंप्रूव होगी कॉस्ट आपकी कम आएगी और आप सप्लाई यानी सामान को एक तो ज्यादा भी बनाओगे, और कॉस्ट कम आ रही तो और उसको सप्लाई जल्दी जल्दी करोगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जितने टैक्सेस कम करेगी, जितनी सब्सिडी ज्यादा देगी, उतनी सप्लाई ज्यादा होगी सामान की। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो अभी सप्लाई रुक जाएगी और फ्यूचर में आप सप्लाई ज्यादा की ज्यादा होगी। आप देखते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्याज के जो प्राइस है वो बढ़ेंगे, आने वाले समय में प्याज के प्राइस जो है बढ़ेंगे, तो अभी प्याज की सप्लाई कम कर देते हैं और बाद में सप्लाई कर देते हैं जब उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है। प्राइजेस ऑफ द अदर कमोडिटीज, तो अदर कमोडिटीज पर भी बहुत फर्क पड़ता है, जिस कमोडिटी के प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे सप्लायर उसको ज्यादा बनाएगा। नंबर ऑफ फॉर्म इन द मार्केट, यानी जितने जितनी जितनी नई फॉर्म मार्केट में और आएंगी तो सप्लाई और बढ़ेगी, कंपटीशन और बढ़ेगा और सप्लाई और बढ़ेगी। नेचुरल फैक्टर के कारण मान लीजिए अगर बारिश वारिश ज्यादा होती है आपकी, मान लीजिए ओले गिर गए, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, वहां बाढ़ आ गई, तो सप्लाई उस एरिया में कम हो जाती है, और यानी नेचुरल फैक्टर जो है वो भी अफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमने पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड में प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, ये हम निकालते हैं। 5 तरह की हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, एक एक करके पढ़ते हैं हम। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, है ना। मान लीजिए कि क्या नाम है इसका, अगर प्राइस बढ़े या कम हो, सप्लाई पर कोई फर्क ना पड़े, तो यदि सप्लाई जीरो है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। और मान लीजिए अगर सप्लाई में क्या नाम है इसका ज्यादा चेंज आ रहा है रादर देन प्राइस, तो मेरा कहलाता है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, यानी ग्रेटर देन वन। और लेस देन वन का मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, लेकिन उसकी कंपैरिजन में सप्लाई पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी प्राइस कम या ज्यादा हो रहे हैं लेकिन सप्लाई उसके रिस्पेक्टिव में कम हो रही है या बढ़ रही है ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। और अगर जितना सप्लाई में चेंज हो रहा है उतना ही प्राइस में चेंज हो रहा है, यानी दोनों में आपस में बराबर का चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सप्लाई चैप्टर में इतना ही है। अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कैरी करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।